नमस्कार, मैं मेधा। आज आपको किसी ताज़ा खबर का अपडेट देने नहीं आई हूँ, बल्कि एक खबर पर बात करने आई हूँ जो ना तो ताज़ा है, ना ही देश के किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी है। अलबत्ता ये बात, ये खबर और ये जानकारी हमारे बुनियादी ढांचे की है, जिसकी कमी हमें ऐसी खबरों के तौर पर बार बार आईना दिखाती आई है। लेकिन अफसोस, चंचलेश 7 साल, अनस 6 साल, अदनान 5 साल, योजिता 2 साल, भानु 17 महीने, सहरीश 7 महीने। ये सिर्फ कुछ नाम हैं, लेकिन देश में एक जहरीली कफ सिरप से अब तक 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे जो गंभीर हालत में हैं, उनकी जान पर भी मौत का संकट गहरा रहा है। 20 से ज़्यादा छोटे बच्चे जिनकी समझ के बस में अभी किसी दवाई के बारे में जानना नहीं था। बीमार पड़ने से कुछ दिनों पहले तक ये बच्चे अपने घरों में चहक रहे थे और अब उनके माँ बाप की सिसकियाँ रुक नहीं रही हैं। उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि वो अपने ही हाथों बच्चों को जहर पिला रहे हैं। जहर जो एक कफ सिरप थी, जिसे इसलिए दिया गया कि बच्चों की खांसी ठीक हो सके, लेकिन उसी की खुराक की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब शुरू कहाँ से हुआ, उस पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। अगस्त के आखिर में इन बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण दिखे। डॉक्टर को दिखाया गया, जहां प्रिस्क्रिप्शन में कोल्ड्रिफ नाम की सिरप लिखी गई और इसके बाद जानलेवा सिरप से मौत का ये सिलसिला शुरू हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अचानक बच्चों की मौत की खबर सामने आने लगी। मरने वालों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के बच्चे हैं। अभी तक जांच में क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले की तहकीकात में कुल 19 सैंपल इकट्ठा किए। इसमें वो सारे कफ सिरप और दवाएं थीं जो बच्चों को दी गई थीं। इन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट्स आईं तो होश फाख्ता हो गए। सभी सैंपल्स में सिर्फ एक ही फेल हुआ, वो था कोल्ड्रिफ सिरप का, जो तमिलनाडु की स्ट्रेसन फार्मा कंपनी ने बनाया था। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बेस्ड ये कंपनी 14 साल से दवाइयाँ बना रही थी। तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोल टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। इस मामले में अभी तक स्ट्रेसन फार्मा के ओनर एस रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन मिडनाइट नाम की एक नाइट ऑपरेशन में हुआ, जहां मध्य प्रदेश पुलिस ने तमिलनाडु जाकर उन्हें पकड़ा। उन्हें चेन्नई कोर्ट में पेश किया गया और जल्द ही अब ये जांच आगे छिंदवाड़ा में चलेगी। कंपनी पर 364 खामियां पाई गईं। 364 में 39 बेहद गंभीर हैं, जिनमें खराब मैन्युफैक्चरिंग और जहरीला डाइथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाना, दवाइयों का रखरखाव और दवाओं में इस्तेमाल होने वाला पानी बेहद अनहाइजेनिक पाया गया। इस कंपनी में कोई क्वालिटी एश्योरेंस चेक करने वाला ही नहीं था, यानी क्वालिटी की देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति ही असाइन नहीं था और इस व्यवस्था को देखने चलाने वाला स्टाफ भी स्किल्ड नहीं था, यानी पुअरली क्वालिफाइड बताया गया। मामले में छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ये स्टैंडर्ड दवा थी, वो इसे पहले से प्रेस्क्राइब करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला अभी तक देखा नहीं गया था। तमिलनाडु में 2 सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर्स लापरवाही के लिए सस्पेंड हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई इंडियन सिरप को लेकर रिकॉल और अलर्ट जारी हुआ है। रिकॉल और अलर्ट यानी WHO ने अनकंट्रोल्ड एक्सपोर्ट का रिस्क फ्लैग किया है, क्योंकि ये दवाएं ग्लोबल मार्केट में भी जा रही हैं और पहुंच चुकी हैं। कोर्ट अपडेट ये है कि 7 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन की मांग वाली जो PIL थी, उसे खारिज कर दिया है। सरकारी एक्शन ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू की है, जिसमें CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। अभी और सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और FIR के तहत पूछताछ चल रही है। लेकिन इतना सब हो भी तो तभी रहा है ना, जब हम 20 से ज़्यादा बच्चों को इस लापरवाही की वजह से खो चुके हैं, जबकि ये पहली बार नहीं था। गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में भारत में बनी कफ सिरप से हुई मौतों में भी यही हुआ था। लेकिन कफ सिरप में ऐसा क्या था जिससे वो जानलेवा बन गई? इसमें डाइथाइलिन ग्लाइकॉल यानी DEG नाम का एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मिला था, जो काफ़ी घातक साबित हुआ। लैब रिपोर्ट्स के मुताबिक सैंपल में 46% तक DEG था, यानी सिरप के हर 100 मिलीलीटर में लगभग 46% ये जहरीला केमिकल घुला हुआ था, जो किडनीज के डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल होता कहाँ है?
दरअसल DEG एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो एंटी फ्रीज, पेंट्स, ब्रेक फ्लूइड्स और प्लास्टिक्स बनाने में यूज होता है। ये सस्ता और चिपचिपा होता है और इसलिए इंडस्ट्री में घोलने या नमी बनाए रखने के लिए काम आता है। ये मिलावट इसलिए घातक है क्योंकि DEG बॉडी में जाकर एसिड बन जाता है जो किडनी और लीवर को फेल कर देता है। जांच में ये साफ हुआ कि फैक्ट्री ने फार्मा ग्रेड इंग्रेडिएंट्स की बजाय इंडस्ट्रियल वाले यूज किए, जबकि दवाओं में इसकी कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह टॉक्सिक है और इंसानी बॉडी के लिए खतरनाक। कंपनियां इसे प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल की जगह सस्ते में मिलाती हैं क्योंकि DEG 20 से 30% तक सस्ता पड़ता है। ये कॉस्ट कटिंग का तरीका है, लेकिन फार्मा कंपनियों के मुनाफे की इस सनक ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए हैं। 2 साल की योजिता की मां बताती हैं कि उसे जब बुखार हुआ तो पास के डॉक्टर के पास लेकर गईं, जहां ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब की गई। वो बताती हैं कि बस 4 खुराक दवा दी थी, फिर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। हमें क्या पता था कि हम दवा नहीं बल्कि अपनी बच्ची को जहर पिला रहे हैं। जब भी देश में कुछ ऐसा होता है तो दुख बांटने का रिवाज ताज़ा हो जाता है, लेकिन मैं और आप इन परिवारों का दुख कितनी भी संवेदनाएं जताने के बाद या जोर जोर से चीखने के बाद भी बांट नहीं सकते, क्योंकि जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। अब इन बच्चों के घरों के बाहर आने जाने वालों की भीड़ है। CM मोहन यादव परिवार से मिलने पहुंचे तो उनसे पहले सरकारी अमला वहां पहुंच गया तैयारियों के लिए, क्योंकि CM आने वाले थे। आसपास के लोग भी दवाई और CM के इन दौरों को लेकर किसी नुक्कड़ पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अफसोस करते हुए कहते हैं कि अब यहाँ आने से क्या फ़ायदा। CM को वहाँ जाना चाहिए जहाँ वो अफसर बैठते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ज़रा इस रवैये को देखिए और सोचिए कि क्या सच में फ़र्क पड़ता है सिस्टम को, अधिकारियों को और नेताओं को ऐसे हादसों से, या उनके लिए ये सिर्फ खाना पूर्ति हैं। CM मोहन यादव से बच्चों की मौत पर सवाल किया गया तो कुछ ऐसा जवाब मिला। अरे भाई, ये हो गया ना भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। CM बच्चों के परिवार से मिलने भी गए हैं। नागपुर एम्स में जहां क्रिटिकल हालत वाले बच्चों का इलाज चल रहा है वो वहां भी गए, लेकिन एक सवाल से उकता गए। यहां तक आते आते शायद उनकी संवेदनाएं थक गई होंगी। खैर, ये बच्चे कौन थे? इनमें लगभग सभी पिछड़े और ग्रामीण इलाकों के थे, जहां एक सिरप की बोतल 50 या 100 रुपए की होती है और डॉक्टर की फीस भी लगभग उतनी ही। ये वो बच्चे थे जो स्कूल जाते, खेलते, सपने देखते, लेकिन जहरीली दवा ने उनके सपनों को हमेशा के लिए सुला दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि पर्यावरणीय जोखिम जैसे कंटामिनेट्स 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 25% बीमारियों का कारण बनते हैं, खासकर गरीब परिवारों में जहां हेल्थ केयर एक्सेस सीमित है। ये आंकड़ा इसलिए चिंताजनक है क्योंकि ये दिखाता है कि जहरीली दवाएं सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर हैं, जहां गरीब बच्चे सबसे पहले शिकार बनते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं होते। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर शहरी इलाकों से 50% ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ स्किल्ड मैन पावर की कमी और ख़राब हेल्थ केयर एक्सेस है। ये गैप इसलिए घातक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 65% आबादी रहती है, लेकिन स्वास्थ्य बजट का केवल 20% ही इन्हें मिलता है, जो असमानता को और गहरा करता है। लेंसेट ग्लोबल हेल्थ की स्टडीज दिखाती हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज की वजह से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में हेल्थ केयर एक्सेस 2 से 3 गुना कम होता है। ये पहली बार नहीं है। 2023 में इंडियन कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चे मारे गए। 2022 में उज़्बेकिस्तान में 4, इंडोनेशिया में 99 मौतें हुई, सब इंडियन एक्सपोर्टेड सिरप से। और अपने ही देश में 2011 में तमिलनाडु में जहरीला सिरप, 2020 में महाराष्ट्र में सब स्टैंडर्ड दवाओं से बच्चे बीमार हुए। लेकिन ऐसे मामलों में अमेरिका जैसे विकसित देश की क्या अप्रोच है, वो गौर करने लायक है। अमेरिका में हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर 8,576 करोड़ रुपए का जुर्माना तय हुआ है, जो उसे मुआवजे के रूप में देना होगा। हुआ ये कि एक 88 साल की महिला की कैंसर से मौत हो गई थी, जो शुरुआत से ही जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर इस्तेमाल करती थी। टेल्कम पाउडर में एस्बेस्टस मिला था, जो जानलेवा साबित हुआ। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने कंपनी को जिम्मेदार ठहराया
और मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लॉज हैं, जहाँ कंपनी को साबित करना पड़ता है कि उसका प्रोडक्ट सेफ था, जबकि भारत में पीड़ित को नेग्लिजेंस यानी लापरवाही साबित करनी पड़ती है। या फिर ये सब तब सामने आता है जब कई लोग या बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, जैसे कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के मामले में हुआ। हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जैसे एक्ट तो हैं, लेकिन फिर भी नेग्लिजेंस साबित करने का बोझ विक्टिम पर पड़ता है। जबकि अमेरिका में डिफेक्टिव प्रोडक्ट से नुकसान हुआ तो कंपनी ऑटोमेटिकली लायबल होती है, बिना प्रूफ के भी। भारत में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सबूत भी आपको ही देना पड़ता है। फाइन 1 से 10 लाख तक, जेल 3 से 5 साल तक। लेकिन रैनबैक्सी पर 2013 में यूएस में 4,000 करोड़ का फाइन लगा, जबकि भारत में सिर्फ लाइसेंस सस्पेंड हुआ। अब तक तो आपको ये पता चल भी गया होगा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जेनेरिक दवाएं यानी सस्ती और ब्रांडेड दवाओं की कॉपी बनाई जाती हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं का लगभग 20% भारत से निर्यात यानी एक्सपोर्ट होता है। ये आंकड़े 2023 और 24 के हैं, लेकिन 2025 में भी यही ट्रेंड जारी है। भारत में 60,000 से ज़्यादा जेनेरिक दवाओं का प्रोडक्शन होता है, जो ग्लोबल डिमांड का बड़ा हिस्सा कवर करता है। जैसे अमेरिका में 40% जेनेरिक दवाओं की सप्लाई भारत करता है। 2013 में ये 21% था, अब बढ़कर 42% हो गया है। यूके में 25% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से आती हैं। ग्लोबली देखें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर है वॉल्यूम के हिसाब से, और जेनेरिक एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 पर है। लेकिन ये कोई गर्व की बात नहीं, क्योंकि भारत नकली दवाओं यानी काउंटरफीट मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बाजार माना जाता है। WHO और दूसरी ग्लोबल स्टडीज़ के मुताबिक दुनिया भर में नकली दवाओं का 10% से 75% तक इंडिया से आता है। ये आंकड़े विकासशील देशों में खतरनाक हैं, जहां नकली दवाओं का बाजार 50% तक पहुंच सकता है। ज़रा सोचकर देखिए कि जो दवाएं हम भरोसा करके लेते हैं कि उनसे हमारी बीमारी ठीक होगी, वही नकली या जहरीली हों, और बीमारी ठीक करने के बजाय वही दवा कोई नई बीमारी की वजह बन जाए। ये कितना डरावना है। WHO के मुताबिक नकली दवाओं का ग्लोबल ट्रेंड 10% तक है, जिसमें भारत का बड़ा हिस्सा है। लैंसेट स्टडी बताती है कि भारत से 75% नकली दवाएं आती हैं, जो ग्लोबल हेल्थ रिस्क को बढ़ा रही हैं। एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि सख्त टेस्टिंग लॉ होने चाहिए, WHO जैसी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को घरेलू स्तर पर लागू करना चाहिए, लापरवाही के लिए डॉक्टर्स पर पेनल्टी भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ा, गरीब परिवारों के लिए फ्री क्वालिटी चेक लैब्स होने चाहिए। जब कोई किसी की हत्या कर दे तो मर्डरर कहलाता है, लेकिन यहाँ ये सिरप, ये डॉक्टर, ये रेगुलेटर्स, किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? किसे हत्यारा कहा जाएगा? वो कंपनियां जो सस्ते सॉल्वेंट्स मिलाती हैं, वो अफसर जो बिना निगरानी के लाइसेंस बांटते हैं, या वो सिस्टम जो गरीबों को कोलेट्रल डैमेज मानता है? एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, एक कंपनी का मालिक भी, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मौन, राष्ट्रीय शोक और भारत बंद क्यों होता? किसे फर्क पड़ता है ये आंकड़ा अगर कल बढ़ने भी लगे तो? बच्चे हों या बड़े, किसी की जिंदगी की कीमत क्या है, ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि किस बात पर कितना शोर होना चाहिए और किस बात पर साध लेनी चाहिए चुप्पी, आपको और मुझे भी? क्योंकि सिस्टम चीखों से बहरा नहीं होता। सिस्टम का बचकर निकलना आसान भी है, क्योंकि सिस्टम कोई एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ उन सबको डरना चाहिए, इन बच्चों की रोती माँओं और बिलखते पिताओं से ज़्यादा उन किलकारियों और खिलखिलाती आवाज़ों से जो उन घरों में, आंगन में कभी नहीं गूंजेंगी। वीडियो को शेयर कीजिए अपने सवालों के साथ, अपनी चिंता के साथ, अपनी फिक्र के साथ, क्योंकि हमारे समाज को, आप लोगों को ये सवाल पूछने ही चाहिए ताकि जवाबदेही तय हो सके। पूछना चाहिए कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है और इन सबसे भारी जनाजों का भार कौन उठा पाएगा।